Welcome to Awaz, Voices from the Field, a podcast series on quality improvement by Nationwide Quality of Care Network, supported by UNICEF India. Let's listen to a QI story. एक सोच दुनिया को बदल सकती है, एक कोशिश दीपक की ज्योति बन जल सकती है। नेकी नियत और मेहनत फितरत में हो तो कुछ मुश्किल नहीं, एक शुरुआत बड़ी कामयाबी में ढल सकती है। मैं आपकी मेजबान नीलू सूरी इन्हीं पंक्तियों के साथ आज के कार्यक्रम की शुरुआत करती हूँ। आज हम एक ऐसी शख्सियत से बात करेंगे जिन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं में क्वालिटी इंप्रूवमेंट को उतारा और सफलता की मिसाल बनी। आम्रपाली जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद मैम। आम्रपाली जी, आप हमें बताएं कि आप कहाँ से ताल्लुक रखती हैं और स्वास्थ्य सेवाओं में कितने सालों से जुड़ी हैं? नमस्ते, मैं आम्रपाली। मैं पीडियाट्रिक नर्सिंग इंचार्ज करके 6 साल से मैं नवजात शिशु कक्ष में शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय एवं रुग्णालय औरंगाबाद महाराष्ट्र में काम कर रही हूँ। जी, मेरा नर्सिंग में 14 साल का अनुभव है और क्वालिटी इंप्रूवमेंट में मैंने पॉइंट ऑफ केयर क्वालिटी इंप्रूवमेंट का भी ट्रेनिंग लिया है और मैंने ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर का भी ट्रेनिंग लिया है इसमें। आम्रपाली जी, आप शुरुआती दौर में किन से प्रेरित हुए और क्वालिटी इंप्रूवमेंट को आपने अपनी सेवाओं में कैसे अमल किया? और आप हमें ये बताएं कि आज आप किस विषय पर अपना अनुभव साझा करेंगी? क्वालिटी इंप्रूवमेंट में मेरी यात्रा हमारे यहाँ पे डॉक्टर मेहताब सर आए थे। उन्होंने 2017 में आए थे तो उन्होंने हमको बताया था कि क्वालिटी इंप्रूवमेंट क्या है, इसमें क्या करना चाहिए और इसमें 4 स्टेप्स रहते हैं और उसमें अपने को जो हम काम करते हैं, तो प्रॉब्लम को हम लोगों को समझना है कि हम लोगों को क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं। उनके ऊपर हमको काम करना पड़ता है। उनकी जड़ को खोज के उनके ऊपर काम करके उसको सुधारना है। तो इसके लिए हमने मतलब औरंगाबाद में 2 दिन का ट्रेनिंग था। वो ट्रेनिंग डॉक्टर विक्रम दत्ता सर ने और अंकुर सर ने लिया था। तो उनसे मैं मतलब प्रेरित हुई हूँ कि उन्होंने हमको मोटिवेट किया कि क्वालिटी इंप्रूवमेंट कैसे करना है और इसमें हम लोगों को क्या फ़ायदा हो सकता है और इसमें जो हम पेशेंट को केयर दे रहे हैं, जो मरीज को हम तकलीफ से दूर कर रहे हैं, वो भी हम लोगों को मतलब इसका भी समाधान मिलता है। मेरी जो कार्य प्रणाली है, तो हमने उसी टाइम ये सोच लिया था मैंने कि मुझे मेरे एनआईसीयू में जो बच्चे वेंटिलेटर पे रहते हैं, जिनको ज़्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं उनके, तो वो कम करने के ऊपर हम लोगों को काम करना चाहिए कि वेंटिलेटेड एसोसिएटेड निमोनिया, जो वेंटिलेटेड बेबी रहते हैं, उनको ये कॉम्प्लिकेशन होने की ज़्यादा खतरा रहता है। तो उनका खतरा जो है वो कम करने के लिए मुझे ऐसा लगा कि इसके ऊपर काम करना चाहिए। जी। तो यानी आपने वेब को ही चुना क्योंकि आपको लगा कि इसकी ज़रूरत है कि हमें वेब पे काम करना चाहिए। आम्रपाली जी, जब आपने क्वालिटी इंप्रूवमेंट को अपने सब्जेक्ट में, अपने इस विषय पर, वेब पर अमल किया, तो ज़ाहिर सी बात है, कुछ नीतियों का भी प्रयोग किया होगा, कुछ कार्य प्रणालियाँ भी रही होंगी, तो उसके परिणाम क्या रहे? कैसे आपने उस चीज़ को शुरुआत किया? पहले तो हमने इस बारे में सोचा, एक वेब ऐसी चीज़ है कि इसका रिज़ल्ट जल्दी नहीं मिलता है। इसके लिए हम लोगों को टीम बनानी पड़ती है। फिर टीम हमने बनाई। टीम में कोऑर्डिनेटर रहता है, लीडर रहता है, कम्युनिकेटर रहता है, एजुकेटर रहता है। इसको हमने हर एक को काम ऐसे टीम बना के डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसमें डॉक्टर भी है, नर्सेस भी है, सर्वेंट भी है। जिस जिस पे ऊपर हम लोगों को इनकी ज़रूरत पड़ती है, उन लोगों को इस टीम में लेना पड़ता है। तो हमने ये टीम बनाई पहले। फिर उसके ऊपर मीटिंग अरेंज की कि हम लोगों ने इसके ऊपर काम करना है तो क्या-क्या करना चाहिए। तो हमने टीम में मीटिंग में ऐसा डिसाइड किया कि हम लोगों को वेब के ऊपर काम करना है, तो इसके लिए पहले हम लोगों को इसके प्रॉब्लम की जड़ पता होनी चाहिए कि ये कैसे हो रहा है। यानी कि बेसलाइन डाटा हमको पता होना चाहिए। तो हमारे यहाँ पे 7 वेंटिलेटर है, तो 5 बच्चे को तो वेप हो रहा था और फिर हम लोगों ने इसका एम स्टेटमेंट बनाया कि वी एम टू रिड्यूस द वेप फ्रॉम 50% टू 30% इन वेंटिलेटेड neonate are admitted in NICU with increase of bundle of care within 4 weeks। फिर उसको फिर हमने प्रॉब्लम एनालिसिस किया कि जो हमने एम स्टेटमेंट बनाया था,
तो वो प्रॉब्लम जो एनालाइज करने वाले हैं, तो वो एम स्टेटमेंट उसको ये करता है क्या? यानी कि जो टूल हम बना रहे हैं, फिशबोन, प्रोसेस फ्लो, तो ये हमने टूल और फिशबोन बनाए। तो फिशबोन में हम लोगों ने जो 4 अपने क्राइटेरिया रहते हैं, उसमें प्रॉब्लम का कॉज़ ढूँढने की कोशिश की। तो पीपल रिलेटेड हमने जो कॉज़ ढूँढा है, उसके ऊपर हम लोगों को ऐसा लगा कि कुछ-कुछ लोगों को ये नहीं पता है कि बंडल ऑफ केयर रहता है कि जिसको वेंटिलेटेड बेबी को हम लोग बंडल ऑफ केयर दे सकते हैं। तो अनअवेयर ऑफ ये थे मतलब हमारे स्टाफ वहाँ पे अनअवेयर थे उसके बारे में। फिर नर्सेस रहती थी, वो भी बिज़ी रहती थी हर एक काम में। तो वो रेशियो भी मेंटेन नहीं होता था एनआईसीयू में। तो क्वालिटी केयर का थोड़ा-सा मतलब कम था स्टार्टिंग में। जी, जी। बाद में पॉलिसी रिलेटेड प्रॉब्लम था, तो पॉलिसी में हमारे पास ऐसी रिटन पॉलिसी नहीं थी कि बंडल ऑफ केयर हम यूज़ करें। और हमको प्लेस रिलेटेड प्रॉब्लम ये था कि जो बेबी इंट्यूबेटेड हो रहे हैं, जिनको इंट्यूबेशन की ज़रूरत है, जो खुद से साँस नहीं लेते हैं, तो उनको वेंटिलेटर पे डाला जाता है। तो वो बच्चे को जो सामान लगता है इंट्यूबेशन के लिए, वो सामान तो एक जगह पे है ही नहीं। ये पहला हमको प्रॉब्लम था। तो हम लोगों ने इसके ऊपर भी काम किया है। फिर प्लेस उसकी फिक्स नहीं थी कि ये यही जगह पे होना चाहिए। इधर-उधर ढूँढना पड़ता था हर सामान, जो लैंजिस्कोप है, एम्बू बैग है, आईजी फीडिंग ट्यूब है, फिर ग्लोव्स है और सक्शन कैथेटर है। ये चीज़ें हम लोगों को इधर-उधर ढूँढनी पड़ती थी, फिक्स प्लेस नहीं था। फिर हम लोगों को प्रोसीजर रिलेटेड प्रॉब्लम था कि जो भी इन्वेजिव और नॉन इन्वेजिव जो प्रोसीजर्स है, वो असिप्टेड टेक्निक से नहीं होती थी। यानी कि ओरल केयर हो, हैंड हाइजीन हो, यानी कि सक्शनिंग प्रोसीजर हो, वो असेप्टिक टेक्निक से नहीं होती थी। तो ये एक प्रॉब्लम प्रोसीजर रिलेटेड था। फिर हमने 2 प्रोसेस फ्लो बनाए जो ओरल केयर पे थे और सक्शनिंग प्रोसीजर पे थे। तो ओरल केयर में हमने जो प्रोसेस फ्लो बनाए, उसमें हम लोगों को जो क्लाउड एरिया आया, तो पहले तो अवेयर ही थे। फिर हम लोगों ने ऐसा डिसाइड किया कि इसके लिए भी स्टेराइल आर्टिकल हम लोग लेते हैं। उसके लिए भी हमने गॉज पीसेस लिए, फिर कोलोस्टम भी 1 ml लिया कि ओरल केयर में वो ज़्यादा मतलब एंटीबायोटिक का काम करेगा। और सिक्रीशन जो आते हैं, वो क्लीन करने में ये ओरल केयर का भी बहुत ज़रूरी है। तो ये हमने शुरुआत की, हमारे स्टाफ ने इसको अमल किया और इसके ऊपर भी काम किया। तो जी, हमने सेकंड जो प्रोसेस फ्लो बनाया है, वो था सक्शनिंग प्रोसीजर पे। जो हमारे यहाँ के जो डॉक्टर थे, उन लोगों को आइडियल प्रोसेस करने में बहुत तकलीफ आती थी कि उनको असिस्टेंट नहीं रहता था। तो उसके लिए उनको हमने पूछा, तो उन्होंने बोला कि हम लोगों को असिस्टेंट नहीं रहता है, इसलिए हम लोग असिस्टेड टेक्निक से नहीं कर पाते हैं सक्शनिंग प्रोसेस। तो उन्होंने बोला कि हमको असिस्टेंट दे दो, फिर हम लोग आइडियली प्रोसीजर करेंगे और हम लोगों को अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज दे दो एक जगह पे, तो हम लोग करेंगे। तो इसलिए हमने इसके ऊपर भी अमल किया और स्टाफ को भी अवेलेबल किया उस आइडियल प्रोसेस के लिए। और वो भी हमारा मतलब हम लोगों ने उसके ऊपर भी काम किया। तो हमारे कुछ पीडीए से टेस्टेड चेंजेस आइडिया थे, प्लान टू स्टडी एक्ट। तो चेंज आइडिया में हम लोगों ने एक पे काम किया कि फिक्स प्लेस फॉर इंटुबेशन, यानी कि जो चीजें हम लोगों को इंटुबेशन के लिए लगती है, वो एक जगह पे ही होनी चाहिए। तो इसके लिए हमने 3 दिन का चेकलिस्ट बनाई और 3 दिन में हमने मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट में ये देखा कि ये चीजें हम लोगों को एक जगह पे मिलती है क्या? तो हम लोगों ने चेकलिस्ट में खाली टिक करना था कि हम लोगों को ग्लोव्स मिले, फिर ईटी ट्यूब मिली, फिर लैंजिस्कोप मिले। तो इसके लिए हम लोगों को खाली टिक करना था। तो ये हमने 3 दिन तक देखा, तो हम लोगों को इसका जो रिजल्ट है वो 60% आ गया। तो ये सब लोगों को अडॉप्ट हो गया कि ये चीजें हम लोगों को अभी इस ट्रे में मिलनी चाहिए। और प्रॉब्लम आते थे कि कभी-कभी नाइट में ये चीजें नहीं मिलती थी, क्योंकि रिसोर्सेस ज्यादा से ज्यादा मॉर्निंग ड्यूटी में अवेलेबल रहते थे। तो हम लोगों ने इसके ऊपर भी काम किया कि कैसे ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेस अवेलेबल हो और वो जगह पे हो टाइम पे। तो ये भी आइडिया हमको मतलब हमने अडॉप्ट कर ली। फिर हमने आर्टिकल अवेलेबिलिटी, जो स्टेराइल प्रोसेस है, वो स्टेराइल अवेलेबल है क्या नहीं, वो भी देखने के लिए ओरल केयर के लिए वो भी हमने अवेलेबल किए। तो वो भी हम लोगों ने पीडीए से 52% हमको रिजल्ट मिला और वो भी हमने पीडीए से अडॉप्ट किया। उसके बाद हमने
प्रिपरेशन फॉर चेकलिस्ट, जो इंटुबेशन का सामान लगने वाला है, तो उसके लिए हमने एक चेकलिस्ट बनाई थी कि ये चेक करना है कि ये सामान उसमें है कि नहीं। तो वो भी हम लोगों को इसका रिजल्ट मिलाया, 75% रिजल्ट मिला, और ये भी चीज हमने अडॉप्ट कर ली ये भी पीढ़ी से। फिर हम लोगों ने ये चार ही चीजों पे काम किया। तो हम लोगों ने जब रिजल्ट पे हम लोग पहुंचे, तो हम लोगों को ऐसा लगा कि हमारा वैप 10% डिक्रीज हो गया है। तो 10% डिक्रीज हो गया। आपने कार्य प्रणाली को बताया कि क्या क्या कार्य प्रणाली रही। मैं समझती हूँ आम्रपाली जी, जब इस पड़ाव पे आप निकले तो जाहिर सी बात है कुछ बाधाएं भी आई होंगी। अगर मोटिवेशन की बात करें, टीम की बात करें, तो ऐसे पे आप क्या बताएंगे, कैसे आपने मोटिवेट किया और किस तरह से उस बाधाओं को काबू में लिया और सफलता को हासिल किया? जी मैम, जब हम कुछ काम करते हैं तो उसके लिए कठिनाइयाँ और बाधाएँ तो आती ही रहती है। तो उसके जड़ के ऊपर अगर हम काम करेंगे तो हमारी जीत हमको मिलनी ही मिलनी है। तो हमारे यहाँ पे जो बाधाएँ आई थी, वो हमारे यहाँ पे स्टाफ परमानेंट नहीं रहता है, वो 3-3 साल में उनका रोटेशन रहता है। फिर ड्यूटी पैटर्न जो रहता है मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, वो शिफ्ट वाइज़ ड्यूटी रहती है, तो वो भी स्टाफ मतलब एक साथ मिल नहीं पाते हैं। फिर बाद में हमारे यहाँ पे न्यू स्टाफ अगर रिक्रूट हुआ है तो उसके लिए भी हमारे यहाँ पे मतलब सस्टेन होने के लिए थोड़ा-सा प्रॉब्लम आता है क्यूआई के जर्नी के लिए। फिर हमारे यहाँ के जो हमारे मतलब स्टाफ है, डॉक्टर है, या हमारे अदर मतलब हाउसकीपिंग स्टाफ जो है, उनका भी मतलब नॉलेज लेवल हमको देख के ही हमको बताना पड़ता है कि क्यूआई कैसे करना है, और उनको मोटिवेट करने के लिए हमको जो हम क्यूआई जर्नी में हम सबको मिला के टीम वर्क करना है। तो ये सबको मिलके ही हम लोगों को काम करने के लिए हम लोगों को हमारा जो प्लानिंग है, शेड्यूल जो है वो अपडेटेड रखना है, उनको बताना है, और डाटा कलेक्शन जो हम करते हैं वो भी उनको बताना है। स्टाफ की जो हमारे जो काम कर रहे हैं टीम में, उनकी प्रशंसा करनी है, जो कि उनको वो स्टाफ को लगे कि हमारा कोई तो भी मतलब हम हमारे उनका बड़ा इंटरेस्ट जो है उनका वो बनाए रखे, और जो हमको रिजल्ट जो मिला है वो भी सबको बताना है, ताकि सब स्टाफ जो है अदर स्टाफ वो भी मोटिवेट हो जाए। और जो प्रॉब्लम किसी को अगर है तो वो भी हम लोग उनके बारे में उसको बता सकते हैं कि वो आपको क्या प्रॉब्लम है, इसके बारे में हम भी बोल सकते हैं। जी, आम्रपाली जी, जो लोग आज आपको सुन रहे हैं श्रोतागण हमारे, तो उनको आप अपने संदेश से कैसे प्रेरित करेंगी? जी, मैं एक मेरी बहनियों को और मेरे नर्सिंग स्टाफ को एक संदेश देना चाहूँगी। परिस्थिति चाहे जो भी आ जाए, ज़िंदगी में चाहे जो भी परिस्थिति बन जाए, अपनी निष्ठा में से कभी भी कमी ना होने देना। जी, अपनी निष्ठा में कभी कमी ना होने देना। आम्रपाली जी, आप लोगों के लिए एक प्रेरणा बनी और स्टूडियो में आई। धन्यवाद। धन्यवाद मैम।